हेलो फ्रेंड्स। अमेरिका ईरान वॉर एक शॉक था या एक फ्यूचर शॉक की वानगी है, ट्रेलर है, ग्लिम्स है? मैं ये क्यों कह रहा हूं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल और गैस आना बंद क्या हुआ, हमारी जिंदगियां थम सी गई। लेकिन हम सब जानते हैं कि दुनिया का ऑयल और गैस रिजर्व बमुश्किल हमारे साथ कोई 60 से 70 साल रहने वाला है। यही कोई, अगर हम 2080 की बात करें तो दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी होगी जहां ना तो गैस होगी ना तो ऑयल होगा। तो उस वक्त हमारी जिंदगियां कैसे चलेंगी? क्या हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? बात करते हैं भारत की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी और सीधी चोट पड़ी। हम सिर्फ तेल और एलपीजी के बारे में ही जानते हैं, लेकिन इसका इनडायरेक्ट असर कितना हुआ, बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के नाइट्रोजन बेस्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स 55% गल्फ से आता है? क्या आप जानते हैं कि नेचुरल गैस से यूरिया बनाई जाती है? क्या आप जानते हैं कोई 40% डाई अमोनियम फॉस्फेट नाम का फर्टिलाइजर, जो कि फसलों के बुआई के टाइम पर काम आता है, वो गल्फ से आता है? और इसके अलावा अमोनिया, सल्फर और न जाने कितने फीडर स्टॉक इंडस्ट्रीज के और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के गल्फ से आते थे। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी किल्लत हो गई। लेकिन अगर हम सब जानते हैं कि ऑयल और गैस हमारे साथ कोई 60 से 70 साल ही रहने वाले हैं, तो हमने इसकी तैयारी क्या की? और ये कलई खुल गई ईरान अमेरिका वॉर के दौरान। हमें एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा और जिसकी डायरेक्ट बीटिंग ली है हमारी इकोनॉमी ने। आइए मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से हम अनप्रिपेयर्ड थे इस शॉक को लेने के लिए। अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी की, तो हम जानते हैं कि एक ना एक दिन ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हमको विदा कर देंगे, हमसे विदा ले लेंगे। तो क्या हमने तैयारी की है? जी हां, हमने कोई तैयारी नहीं की है। क्योंकि आज अगर हम बात करें इंडियन फार्म सेक्टर में, तो कंपोस्टिंग से मात्र 3% फर्टिलाइजर की डिमांड पूरी होती है। और वहीं अगर हम बात करें इंडियन फार्म सेक्टर से बायोमास प्रोडक्शन की, तो कोई 600 मिलियन टन बायोमास प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि दुर्भाग्यवश जला दिया जाता है। हिंदुस्तान में ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा जानवर पाए जाते हैं, पालतू जानवर, और वो कोई 1600 मिलियन टन गोबर देते हैं। वो भी इसी तरीके से व्यर्थ जाता है। ना उससे मीथेन ठीक से निकाली जाती है और ना ही वो खाद के तौर पर इस्तेमाल हमारे फार्म सेक्टर में किया जाता है। और तो और भारत की कोई 145 करोड़ की जनसंख्या, आपको जानकर हैरत होगी कि इसका ह्यूमन वेस्ट कोई 40 ट्रिलियन टन होता है सालाना, जो कि एक शानदार खाद के तौर पर काम कर सकता है। लेकिन ये कहां जाता है? आप और हम सब जानते हैं, हमारी नदियों में बहा दिया जाता है। तो अगर हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और हम जानते हैं कि घड़ी की सुई
धीरे धीरे 60 और 70 साल के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है, तो हमने अपने आप को क्या प्रिपेयर किया? जी नहीं, हमने प्रिपेयर नहीं किया। भारत का फार्म सेक्टर बहुत बुरी तरीके से इंपोर्टेड केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंट रहेगा। और आप आने वाले दिनों में मई जून में या जून जुलाई में देखेंगे, जब खरीफ की फसल की बुआई होगी तो देश में केमिकल फर्टिलाइजर्स, DAP, यूरिया, इनकी आपको कमी दिखाई देगी, क्योंकि नेचुरल गैस से यूरिया बनता है। हम बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र गल्फ कंट्रीज से मंगाते हैं, और जो क्रूड ऑयल हम अपने पास लाते हैं और रिफाइन करते हैं, उससे भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र ही बनाते हैं। ज़रूरत है एक पॉलिसी की, जहां कि हम धीरे धीरे अपने फार्म सेक्टर को बायोमास आधारित मैन्योर की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि एक न एक दिन ये अकाल तो पड़ना ही है। और उसके बाद बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। हम आज भी ऑयल और गैस पर पूरी तरह निर्भर दिखाई देते हैं। प्रदूषण रोकने के दबाव में हमने अपने कोयले के पावर प्लांट बंद कर दिए, अपने कोयले से चलने वाली इंडस्ट्रीज बंद कर दी। लेकिन हमें क्या पता था कि एक युद्ध छिड़ेगा और यहाँ संकट पैदा हो जाएगा। छोटी इंडस्ट्रीज को सबसे बुरी तरह मार पड़ी और वहाँ पर मजदूरों की छटनी हुई। और इसी तरीके से हम वो रास्ते ढूंढने लगे कि किस तरीके से कोल बेस्ड पावर प्लांट्स फिर से शुरू किए जाएं। तो क्या हमने अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ ध्यान दिया? हमने बहुत सुना कि हमने सोलर पावर जनरेशन में अभूतपूर्व प्रगति की है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा दिखा नहीं, हमारी रेजिलियंस में नहीं दिखा। तेल और गैस की कमी से हम यकाएक परेशान से हो गए। जी हाँ, और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा। क्या हमारे डेली कम्यूट ऑयल और गैस से फ्री किए जा सकते हैं? क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर बना सकते हैं? क्या हम भारत में उच्च कोटि की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सकते हैं ताकि तेल और गैस पर निर्भरता कम हो? याद रखिए कि ये तेल और गैस आपके साथ सिर्फ 60 से 70 साल तक ही हैं। और एक बात और, अमेरिका ने कहा कि ईरान से तेल मत लो। हमने ईरान से तेल लेना मना कर दिया। अमेरिका ने कहा कि तुम रूस से तेल नहीं लोगे, तो हमने रूस से तेल लेना रोक दिया। फिर अमेरिका ने कहा कि आप ईरान से तेल ले सकते हैं क्योंकि हॉर्मूज बंद है। जो देश जहाज रूस के तेल से लदे हुए समुद्रों में खड़े हैं, आप उनसे तेल ले सकते हैं क्योंकि हॉर्मूज बंद है। हमने फिर से लेना शुरू कर दिया। लेकिन फर्ज कीजिए कल को यह युद्ध रुक जाता है, तो क्या हम फिर से अमेरिका के आदेश का पालन करेंगे कि ईरान से तेल मत लो, रूस से तेल मत लो, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान या रूस को हम तेल लेकर के आर्थिक मदद पहुंचाएं? यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं चाहूँगा कि भारत की सरकार पलट के ये बात कहे कि हम रूस से भी तेल लेंगे, ईरान से भी तेल लेंगे, हम हर उस जगह से तेल लेंगे जहां से हमें सस्ता पड़ता है, आसान पड़ता है। हम आपके इशारों पर नहीं नाचेंगे। ये था एक गौड़ विषय, लेकिन
बड़ा विषय जो मैं आपके सामने लाना चाहता था वो ये था कि ईरान अमेरिका वॉर और इसकी वजह से पैदा हुए तेल और गैस के संकट को आप फास्ट फॉरवर्ड करके 60 से 70 साल आगे ले जाएं। मतलब कोई 2085 या 2095 और फिर देखें आप कितनी मजबूती से खड़े हैं उस फ्यूचर शॉक को झेलने के लिए, या हमारी पूरी व्यवस्था में आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं, कमियां नज़र आ रही हैं। ये 60-70 साल का जो वक्फा है ये धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही ऑयल और गैस के भंडार कम होंगे तो उन्हीं को ये ऑयल और गैस मिलेगा जो उसकी बोली लगाएंगे और ऊंची बोली लगाएंगे। गरीब मुल्कों को, डेवलपिंग नेशंस को ये मयस्सर नहीं होगा। तो अभी भी वक्त है कि इस पर सेमिनार, लेक्चर, फिलॉसफी करने के बजाय कोई ठोस काम किया जाए। आर वी रेडी फॉर फ्यूचर शॉक?